आप सभी को मेरा नमस्कार, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एक छत्तीसगढ़ी कविता के अर्थ समझने वाले हैं, जो कि कक्षा 7वीं के हिंदी विषय से पाठ 14 भारत बन जाहि नंदन वन नामक कविता है, जिसे कोदूराम दलित जी ने लिखा है। इसके जो कवि हैं उनका नाम कोदूराम दलित। उन्होंने एक टाइटल लगाया है उपाधि के रूप में, उनका सरनेम नहीं है। तो इस पाठ में कवि ने देश के युवाओं, मजदूरों और किसानों को आलस्य छोड़कर मेहनत करने की बात कही है। इस प्रकार के कई विचार इसमें भारत के नौजवानों और किसानों, मजदूरों के लिए कवि कहते हैं, जिन्हें हम इन कविता के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए इसके अर्थ को हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है, हे नव भारत के तरुण वीर, हे भीम भगीरथ महावीर। हे भीम भागीरथ महावीर, यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं किसको? अपने देश के जो नौजवान हैं उन्हें यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे नव भारत के तरुण वीर। नव भारत क्यों लिखा हुआ है? तो यह स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के भारत के बारे में लिखा हुआ है, पूर्व का भारत नहीं है। नव भारत मतलब नया भारत। हे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, हे नए भारत के युवाओं, हे बलशाली भीम, तपस्वी कर्मठ ऋषि भागीरथ, जिन्होंने अपने अथक प्रयत्न से जनहित के लिए गंगा नदी को धरती पर उतार लाया, या फिर महावीर जागो, ऐसा वे कह रहे हैं। तो इसमें भारत के जो युवा हैं उनको भीम, भागीरथ और महावीर की उपाधि से कवि संबोधित कर रहे हैं और उन्हें जागने के लिए और अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसका संदर्भ, प्रसंग और अर्थ हो जाएगा। संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 14 भारत बन जाहि नंदन वन नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री कोदूराम दलित जी हैं। ऐसा आप प्रसंग में लिखिएगा। ध्यान रहे, मैं बार बार ये सब संदर्भ बता रहा था। संदर्भ में आप ऐसे लिखेंगे और बाकी जो भी अलग पंक्तियां हैं उन सभी के संदर्भ में आप यही लिखेंगे। तो मैं बार बार संदर्भ को नहीं दोहराऊंगा, ठीक है? तो अगली बार से हम केवल प्रसंग और अर्थ समझेंगे। तो इसका प्रसंग हो जाएगा, इसमें आप प्रसंग में लिखेंगे कि कवि ने भारत के युवाओं की शक्ति का बखान किया है। कवि ने भारत के युवाओं की शक्ति का बखान किया है, प्रसंग हो जाएगा। अब अर्थ में या फिर व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में नए भारत के युवाओं की शक्ति का बखान करते हुए कहा है कि हे नए भारत के युवा वीर, हे बलशाली भीम, तपस्वी कर्मठ ऋषि भागीरथ, अब पुस्तक में हो जाएगा, जिन्होंने अपने अथक प्रयत्न से जनहित के लिए गंगा नदी को धरती पर लाया, और महावीर, पुस्तक में बजरंगबली लिख सकते हैं, जागो, ऐसा जागने के लिए कह रहे हैं। कवि ने उनकी शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया है। अर्थ समाप्त। अब अगला है, झन भुला अपन पुरुषारथ बल, खंडहर माँ रच अब रंग महल। यहाँ पे खंडहर इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? खंडहर लिखा हुआ है। खंडहर छत्तीसगढ़ी शब्द है, खंडहर हिंदी शब्द है। तो यहाँ पे मतलब वही है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है तो इसे खंडहर लिखा हुआ है। पर में चंद्र बिंदु है, अंक की मात्रा नहीं है, या फिर अनुनासिक नहीं है। तो
झन भूला मतलब झन मतलब नहीं होता है, या फिर मत मत भूलो, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा मत भूलो, ठीक है। झन भूला मतलब मत भूलो। अपन पुरुषार्थ बल मतलब अपने पुरुषार्थ बल को मत भूलो। पुरुषार्थ बल मतलब पराक्रम का जो ताकत है या फिर अपना जो पराक्रम है उसे मत भूलो, ऐसा कवि यहाँ पे कह रहे हैं। खंडहर मारच अब रंग महल। खंडहर मतलब खंडहर, खंडहर मतलब टूटा फूटा जगह, ऐसी मतलब बिखरा पड़ा कोई जगह होता है उसे खंडहर कहते हैं। मारच मतलब उसमें रचना कर, खंडहर में रचना कर या फिर खंडहर में बना। अब रंग महल मतलब खंडहर में अब रंग महल बनाओ। तो रंग महल क्या हो जाएगा, बहुत ही एक खूबसूरत भवन बनाने के लिए कह रहे हैं। तो इसके आप अर्थ में लिख लीजिएगा और संदर्भ पहले जैसे ही लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 14 भारत बने जाही नंदन वन नामक कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री कोदूराम दलित जी हैं, ऐसा आप संदर्भ लिखेंगे। प्रसंग हो जाएगा, कवि ने प्रस्तुत पद्यांश में युवाओं के पुरुषार्थ की बात की है, हो गया। अब अर्थ में लिखिएगा, कवि कहते हैं कि हे युवाओं, अपने पुरुषार्थ या फिर पराक्रम को मत भूलो, अपनी ताकत एवं लगन से खंडहर को रंग महल या फिर खूबसूरत भवन में बदल दो या फिर खूबसूरत बना दो, अर्थात टूटे घर को बसा दो, उसे अपने श्रम से रहने लायक सुखमय बना दो, ऐसा आप इसके अर्थ में लिख लीजिएगा। अगली पंक्तियां हैं, ये राज तोरे सरकार तोर, ये दिल्ली के दरबार तोर। यहाँ पे भारत के प्रजातंत्र की बात कही गई है, ठीक है। भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे जनता ही अपना शासक चुनती है, अर्थात यहाँ पे चुनाव होते हैं जिसमें जनता वोट डालती है और कौन शासन में रहेगा, कौन राज करेगा, उसे चयन करके भेजती है, अर्थात जनता का ही यहाँ पे शासन है, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये राज्य तोरे, ये राज्य तुम्हारा है और सरकार भी तुम्हारी है। सरकार तो मतलब सरकार भी तुम्हारी है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में प्रजातंत्र या फिर जनता का ही सरकार है, अर्थात हम अपने सरकार को जनहित के लिए बाध्य कर सकते हैं, जनता के अच्छे के कार्य करने के लिए हम उसे बाधित कर सकते हैं। दिल्ली में सरकार राजकाज चलाती है, जनता के लिए कानून बनाती है, सब कुछ तुम्हारा ही है, ऐसा कवि कहते हैं। तो इसके प्रसंग में आप लिख लीजिएगा कि कवि ने भारत के प्रजातंत्र की बात कही है, कवि ने भारत के प्रजातंत्र की बात कही है, ठीक है। अब अर्थ में लिखेंगे, कवि कहते हैं कि यह राज्य एवं सरकार तुम्हारा है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में प्रजातंत्र अर्थात जनता का सरकार है, अर्थात हम अपने सरकार को जनहित के लिए बाध्य कर सकते हैं। दिल्ली में सरकार राजकाज चलाती है, जनता के लिए कानून बनाती है, सब कुछ हमारा है, ठीक है। अब चौथा है ये वाला, मतलब 3 हम समझ चुके हैं, चौथा नंबर आप समझेंगे। हे स्वतंत्र भारत के नरेश, जन जन के जल्दी हर कलेश। इसमें आप लिखिएगा, कवि ने जनता की परेशानी दूर करने की प्रेरणा दी है। प्रसंग में हो जाएगा, कवि ने इस पंक्ति में जनता की परेशानी दूर करने की प्रेरणा दी है। अर्थ में आप लिखिएगा, कवि युवाओं से कहते हैं कि हे भारत के प्रजातंत्र के नरेश या फिर प्रजातंत्र के राजा, आम जनता का कष्ट एवं पीड़ा को शीघ्र दूर करो, आम जनता के कष्ट एवं पीड़ा को शीघ्र दूर करो। कलेश मतलब जो भी दुख है या फिर जो पीड़ा है, परेशानी है, उसे कलेश यहाँ पे
कहा गया है। जन जन मतलब जनता के या फिर सभी लोगों के। जल्दी मतलब शीघ्रता पूर्वक। हर कलेश मतलब हरना मतलब दूर करना, ठीक है। तो आम जनता का कष्ट एवं पीड़ा को शीघ्र दूर करो, अर्थात तुम ही अपने मेहनत एवं लगन से जनता की परेशानी दूर कर सकते हो। तो आप लिख लेंगे। अगला है, मांगे स्वदेश श्रमदान तोर, संपदा ज्ञान विधान तूर। इसके प्रसंग में आप लिखिएगा, कवि भारत के युवाओं से श्रमदान चाहते हैं। कवि भारत के युवाओं से श्रमदान की आशा कर रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। प्रसंग में कवि भारत के युवाओं से श्रमदान की आशा कर रहे हैं। मांगे स्वदेश श्रमदान तो स्वदेश मतलब अपना स्वयं का देश या फिर हमारा भारत देश। मांगे मतलब मांगता है। श्रमदान तोर मतलब तुम्हारा, ठीक है, या फिर आपका। श्रमदान मतलब मेहनत। संपदा ज्ञान विधान तोर, संपदा मतलब जितनी भी संपत्ति है, और ज्ञान मतलब जो भी ज्ञान विज्ञान की बातें हैं वो। विधान का अर्थ होता है विधि विधान कहते हैं ना, उसी प्रकार से जो भी नियम कानून है, कानून समझिए। तो ये सभी चीजें स्वदेश तुमसे मांग रहा है। तो अगर हम इसे अर्थ लिखें इसके, तो अर्थ में आप लिखिएगा, कवि कहते हैं कि भारतीय जनता युवाओं से श्रमदान चाहती है। भारत की संपदा या फिर संपत्ति, अल्पविराम ज्ञान विधान, अल्पविराम कानून, सभी हमारे लिए ही हैं। युवा आगे आए और अपने ज्ञान एवं श्रम से जनहित के लिए उसका सदुपयोग करें। यहाँ पर बीच में मैं अल्पविराम बोल दे रहा था, कभी मैं अल्पविराम नहीं बोलूंगा। बोलने के आधार पर या फिर आपकी खुद की समझ के आधार पर आप अल्पविराम पूर्ण विराम लगाएंगे। अगला है, जब तोर पसीना पा जाही, पुरुष भूमि हरिया जाही। कवि ने, प्रसंग में आप लिखिएगा, कवि ने किसान और मजदूरों के परिश्रम की बात की है। कवि ने प्रस्तुत पंक्ति में किसान और मजदूरों के परिश्रम की बात की है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और पाही तोर पसीना, जब तोर पसीना पा जाए मतलब हमारा जो देश है वह जब तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे पसीने को प्राप्त कर जाएगा, तब यह पुरुष भूमि हरिया जाएगी। मतलब ये जो भूमि है, भारत की धरती है, वह हरी भरी हो जाएगी, अर्थात हमारे धन धान्य और अनाज साग सब्जी अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगे। किसके परिश्रम या फिर किसके पसीने के बल पर? किसान और मजदूरों के परिश्रम के बल पर। तो इसमें आप अर्थ में लिखिएगा, कवि युवा के साथ भारतीय किसान एवं मजदूरों से भी आह्वान करते हैं, आह्वान नहीं आह्वान, ठीक है, हाँ पहले आता है, आह्वान करते हैं कि उनके परिश्रम या फिर पसीने से भारत की धरती हरी भरी हो जाएगी, अर्थात हमें खाने को अनाज एवं साग सब्जी उपलब्ध हो जाएंगे। इसका अर्थ भी हो गया। अब आगे है, पाही जब तोरे बटोरे धन, भारत बन जाही नंदन वन। आप लोग इसके संदर्भ प्रसंग में लिखिएगा कि कवि ने जनता के द्वारा मेहनत से कमाए गए संपत्ति का उपयोग करके भारत को नंदन वन बनाने की बात कही। ठीक, अब पाही जब तोर बटोरे धन, मतलब पाही मतलब पाएगा या फिर मिलेगा, जब प्राप्त होगा। जब तोरे बटोरे धन, जब तेरे एकत्रित किए गए धन या फिर संपत्ति प्राप्त होंगे। किसको प्राप्त होंगे? देश को प्राप्त होंगे। तब भारत बन जाही नंदन वन। नंदन वन का अर्थ है
बहुत ही सभी तरफ हरियाली और खुशहाली वाला एक बाग बगीचा का उदाहरण दिया है नंदनवन को, जो सुंदरता और खुशहाली का प्रतीक है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि भारत तब बहुत ही हरियाली एवं खुशहाली वाला बन जाएगा, स्वर्ग के समान हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसके अर्थ में आप लिखिएगा, कवि कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा कमाकर एकत्रित किए हुए धन संपत्ति से भारतवर्ष नंदनवन हो जाएगा, अर्थात भारत में चारों ओर हरियाली एवं खुशहाली छा जाएगी, भारत स्वर्ग के समान हो जाएगा, लोग सुखी एवं संपन्न होंगे। अगला है, पाही बन तोर विशुद्ध ज्ञान भारत बन ही जगमा महा। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि भारत की युवाओं के ज्ञान से भारत को विश्व ख्याति मिलेगी, इसके बारे में कवि ने कहा है। या फिर ज्ञान से, युवाओं के ज्ञान से भारत महान बनने की बात कही गई है, ऐसा आप प्रसंग में लिख सकते हैं। और इसके अर्थ में लिखेंगे, कवि युवाओं से कहते हैं कि तुम्हारे विशुद्ध ज्ञान विज्ञान से भारत देश विश्व में महान बन जाएगा, भारत की चर्चा एवं ख्याति विश्व में फैल जाएगी। इसके लिए युवाओं का सही ज्ञानार्जन एवं उसका प्रचार प्रसार करना होगा। अब अंत में मुख्य जो पंक्ति है वो बताई गई है कि इस पाठ का जो मेन लक्ष्य था कि आलस्य को त्याग कर कठोर श्रम करते हुए देश को विकास के पथ पर आगे ले जाओ और ज्ञान के माध्यम से, धन संपत्ति के माध्यम से भारत को खुशहाल हरियाली से भरा हुआ स्वर्ग के समान और विश्व में ख्याति प्राप्त करते हुए देश को महान बनाओ, ऐसा पूरे कहने का मतलब था। तो अब लास्ट वाली पंक्ति में इसी को शॉर्ट रूप में कहा गया है, तज दे आलस्य कर श्रम कठोर, पिछवा जावे अब धन अगोर। तज दे आलस मतलब तजना मतलब छोड़ना, ठीक है, या फिर त्याग करना, ठीक। तज दे आलस मतलब आलस्य का त्याग करो, और कर श्रम कठोर, और कठोर श्रम या फिर कठोर परिश्रम करो, पिछवा जाबे अब धन अगोर। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आलस्य को त्यागोगे नहीं और कठोर परिश्रम नहीं करोगे, तो अन्य देशों के लोगों की तुलना में या फिर अन्य देशों की तुलना में कहीं पीछे रह जाओगे। इसलिए किसी समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य अच्छा होगा ये मत सोचिए, वर्तमान को आप अच्छा अपने कठोर परिश्रम से बनाइए, ऐसा इस जो पंक्ति है उसका अर्थ है। पिछवा जावे मतलब पीछे हो जाओगे, अब धन अघोर मतलब अब प्रतीक्षा मत कीजिए। तो इसके आप अर्थ में लिखिएगा, कवि युवाओं, किसानों एवं श्रमिकों से कहते हैं कि अब आलस्य छोड़कर देश के विकास के लिए कठोर परिश्रम करो, नहीं तो अन्य देशों के विकास की तुलना में पीछे रह जाओगे। अब प्रतीक्षा करने का समय नहीं है, समय नष्ट मत करो, समय का सदुपयोग करो, ऐसा इसमें कवि कहते हैं। तो इस पाठ के जो भी अर्थ थे वे सभी समाप्त हो जाते हैं। और ध्यान रहे, आप सभी इसके जो प्रसंग संदर्भ हैं उसमें एक ही चीज लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश श्री कोदूराम दलित जी द्वारा रचित भारत बन जाही नंदनवन नामक पाठ से लिया गया है, जो हमारे छत्तीसगढ़ भारती पुस्तक के पाठ 14 से अवतरित है, ऐसा आप लिखिएगा। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरे बताए हुए इन कविताओं के अर्थ पसंद आए हों तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने में जितना हो सके शेयर करने का भी प्रयास करें। धन्यवाद।